अब योगेंद्र जी मेरा रैपिड फायर राउंड, जिससे बड़े बड़े नेताओं को पसीने छूटते हैं। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। हाँ। योगेंद्र जी तैयार? हाँ, मैं शर्त जानता नहीं माननी क्या है, पड़ेगी, छोटे सवाल छोटे जवाब। हाँ, मैं जानता नहीं क्या है रैपिड। मैंने आपका प्रोग्राम पहले कभी देखा नहीं, लेकिन जो भी आप पूछ लीजिए, इसमें क्या बात है। ओके योगेंद्र जी, रैपिड फायर राउंड, पहला सवाल, क्या नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं? इसमें कोई शक है आपको? वो तो मॉडल हैं, बिल्कुल। जो रूस में हो रहा है, जो तुर्की में हो रहा है, हंगरी में हो रहा है, वो भारत में हो रहा है। ओके, क्या अरविंद केजरीवाल तानाशाह हैं? अभी उनको मौका नहीं मिला है। ओके, क्या लोकतंत्र हिंदुस्तान में खत्म हो गया है? लगभग खत्म हो चुका क्या है। ये देश में आखिरी चुनाव है? जी नहीं, हमेशा तानाशाह चुनाव करवाते हैं, पुतिन भी करवाता है। नाम के चुनाव हमेशा होंगे। 21वीं सदी की डिक्टेटरशिप का मॉडल बदल गया, वो भी स्मार्ट हो गया। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब भी क्या लोकतंत्र की हत्या हुई थी? बिल्कुल हुई थी। मैंने तो इसके बारे में एनसीईआरटी की किताब में खुद एक चैप्टर लिखा, कांग्रेस की सरकार के दौरान। सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो का फैसला पलटना क्या गलत था? बिल्कुल गलत था एकदम, और वो सेकुलर लोगों का पाखंड था। ओके, राम मंदिर का ताला खुलवाना उस स्थल का, वो भी गलत था? वो भी उसी तरह की राजनीति थी, दोनों गलत थे। ओके, अब तो लेकिन राम मंदिर का आप समर्थन करते होंगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात बना है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जरूर जो कुछ ऑर्डर है वो पालन होना चाहिए। और इस देश में किसी मंदिर मस्जिद का विरोध क्यों होना चाहिए? बस उसको नफरत का स्थल ना बनाए। ओके, क्या संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जैसा मनमोहन सिंह ने कहा? मनमोहन सिंह ने कभी कहा ही नहीं था, और क्यों होना चाहिए किसी एक कम्युनिटी का राइट। बीजेपी ने दूसरा वीडियो भी दिया था मनमोहन सिंह का। अरे आप तो समझदार आदमी हैं भैया। पूरे एक पैराग्राफ का स्टेटमेंट है जो कहता है इस देश के तमाम पिछड़े। नहीं, जो दूसरा वीडियो आया था उसमें तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हाँ, केवल मुसलमानों का हक है, माइनॉरिटीज। बिल्कुल गलत बात है। पहला हक इस देश, बिल्कुल गांधी जी की बात है, अंतिम व्यक्ति को पहला हक होना चाहिए। अंतिम व्यक्ति गरीब है, SC ST है, माइनॉरिटी है, जो भी। ठीक है, ओके, तो क्या देश में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसा सैम पित्रोदा ने एक इशारा किया था? अरे सैम पित्रोदा कौन होते हैं कहने वाले? इस देश का संविधान कहता है कि होना चाहिए। व्हाट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस? कैसे होगा जस्टिस, आप बताइए। ओके, तो ये संविधान क्या परिभाषा है इसकी, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की? इसका मतलब है कि जिन लोगों, और ये नहीं, भारत का संविधान का एक स्पेशल आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को खत्म करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, तो किसी से लेके तो नहीं देंगे ना। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ खत्म करने का तरीका ये होता है कि आप टैक्स स्ट्रक्चर बेहतर बनाते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करते हैं, आप दूसरी चीजें करते हैं। बिल्कुल पूरे दुनिया में होता है और होना चाहिए। ओके, यानी कि जो राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे, आप उसका स्वागत करते हैं? SC ST OBC सबकी संख्या पता लगे, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे। बिल्कुल, कास्ट वाइज सर्वे। और इस देश की वेल्थ का क्या डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटी है, वो तो पहला काम होना चाहिए। उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाई जाएंगी। किसी से कुछ लिया तो नहीं जाएगा ना भाई, किसी की भैंस और मंगलसूत्र तो नहीं ले लेंगे ना। मैं समझता हूं गर्मी के मौसम में चुनाव नहीं करवाने चाहिए। प्रधानमंत्री का माथा गर्म हो गया, अनशंट बातें बोलने लग गए हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या राय है? अच्छा विचार है, होना चाहिए। सिद्धांत सही है, उसके लिए उस यूनिफॉर्म प्रिंसिपल होना चाहिए, और कोई धर्म उन प्रिंसिपल्स को ना नहीं कर सकता। ओके, धारा 370 हटाने का फैसला सही था? मेरे ख्याल से सही नहीं था। वो एक ब्रिज था, इस ब्रिज को तोड़ के हमने तो ऐसा काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया है। कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन तो फिर किस हिसाब से गलत है? क्या देखिए, उस जमाने में ये इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसका हमसे एक अलगाव और दूरी रही है, उसके साथ एक ब्रिज था, जिस ब्रिज का नाम था 370। अगर वो दूरी खत्म हो जाती तो ब्रिज की जरूरत ही नहीं रहती। वो दूरी खत्म नहीं हुई तो है। उससे फायदा नहीं हुआ 370 हटाने से, आपको नहीं लगता है? आप जाके देख लीजिए, मैं कश्मीर में गया हूँ, देखा हूँ, आम लोगों से बात की है। मैं ये कहने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आप उस खाई को दूर किए बिना ब्रिज को आग लगा देंगे, उससे फायदा। ट्रिपल तलाक बैन करने का फैसला सही था? ट्रिपल तलाक जैसी चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए इस देश के अंदर। तो इतने साल तक क्यों बैन नहीं किया गया था योगेंद्र जी? बैन कई चीजों को नहीं किया गया इस देश के अंदर। ट्रिपल तलाक बिल्कुल एक गलत चीज है, बहुत माइनर होता है, लेकिन बिल्कुल गलत है। ओके, आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी योगेंद्र जी? मैं तो आपको बता ही चुका हूं। हमने सोचा था वो जिस रास्ते पे चल रहे थे, उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया, हमने तो पार्टी नहीं छोड़ी। अच्छा, तो अल्टीमेटली इन दी एंड आपको निकाला गया था या आपने छोड़ी थी? बाकायदा निकाला गया था। अच्छा, एक हमारे पे इंक्वायरी हुई थी स्टालिनिस्ट स्टाइल के अंदर, जिसमें प्रशांत भूषण और मुझे पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया गया था। ये सब तो। क्या आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना गलत था, गलती थी आपकी? जी नहीं, आज भी अगर करना हो उस आंदोलन में जुड़ना, जब जनता सड़क पे है, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्ता के साथ। ओके, क्या अरविंद केजरीवाल ने आपको धोखा दिया? जैसे मैंने कहा, ये उनके और उनकी आत्मा का मामला है, मैं कौन होता हूं बीच में? क्या अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को धोखा दिया? ये वो दोनों जाने। क्या आम आदमी पार्टी में राज्यसभा सीट के लिए लड़ाई होती थी? जब आप थे तब भी होती थी?
नहीं, तब तक तो शुरू नहीं हुई थी, तब तक राज्यसभा का मामला ही शुरू नहीं हुआ था। नहीं, उसके चर्चा तो बाद जरूर होती होगी, राज्यसभा ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, मैंने ये जाएंगे। फरवरी 2000 अप्रैल 2015 में जैसे ही आम आदमी पार्टी ने अपनी विक्ट्री बड़ी की, जिसके बाद राज्यसभा का सीन बना, उसके बाद से हमें निकाल दिया गया। लेकिन अखबारों में मैंने जरूर पढ़ा कि होता था। ओके, क्या आप मानेंगे आप राजनीति में फेल हो गए योगेंद्र जी? जी, अगर राजनीति की सफलता का मतलब केवल कुर्सियां हासिल करना है तो मैं बिल्कुल एक फेल्योर का एग्जाम्पल हूं। अगर राजनीति की सफलता का मतलब सत्ता के समीकरण को कुछ बदलना है, किसान के पक्ष में, अंतिम व्यक्ति के पक्ष में, इस देश में पर कर तो वो भी नहीं पाए ना योगेंद्र जी। आपने कहा किसान आंदोलन में आपने इतना अच्छा काम किया, पिच बना दी, लेकिन जीत तो फिर भी बीजेपी गई ना। आप तो केवल चुनाव से जीत देख रहे हैं ना। मेरे लिए चुनाव सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, और शायद यही मेरा फेल्योर है कि मेरे को राजनीति में केवल चुनाव नहीं दिखाई देते। इस देश में पहली बार केंद्र सरकार को कानून वापस लेना पड़ा किसानों के आग्रह पे, आज तक कभी नहीं हुआ। इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती? कभी बीजेपी ज्वाइन करेंगे योगेंद्र जी, ऑफर आया तो? कान पकड़ के बताता हूँ, और ये नीतीश कुमार जी जैसी चीज नहीं है। विचार समझते, बीजेपी नाम से कोई खुंदक नहीं है। उनका विचार जो है वो भारत विरोधी है, देशद्रोही विचार है। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे कभी ऑफर आया तो? क्यों करेंगे? नॉर्मली तो कोई कारण नजर नहीं आता, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर उस तरह का कोलिशन बनता है तब उस पर तो उस पर बहुत लोगों को विचार करना चाहिए। योगेंद्र जी, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? कुल मिला के नेहरू। हालांकि मेरे मन में काफी उनके मन में रिजर्वेशन, उनके कई चीजों पे मेरे मन में काफी आलोचना है। ठीक है, वो तो होता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा। कुल मिला के। और बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? सोचा नहीं। कई लोगों का बहुत, देवराज अरस कर्नाटका के बहुत शानदार आदमी थे, जिसके बारे में हम उत्तर भारतीय बहुत कम जानते हैं। दिल्ली का बेस्ट सीएम कौन रहा है? आज यदि आप मुझसे पूछें तो एक्चुअली मैं कहूँगा शीला दीक्षित। उन्होंने एक्चुअली इसका हमने उनके खिलाफ कैंपेन भी किया, हमने उनको हरवाया भी, लेकिन दरअसल दिल्ली के एनवायरनमेंट को क्लीन करने का जितना काम शीला जी ने किया, 10 में से कितने नंबर शीला जी को? जितने आप देना चाहे, अच्छा काम किया था उन्होंने। केजरीवाल को 10 में से कितने नंबर दिल्ली के सीएम के तौर पर? उन्होंने एक तो काम अच्छे किए हैं, शिक्षा में खासतौर पे मनीष ने और आतिशी ने मिलकर अच्छा काम किया। लेकिन मैं समझता हूँ देश में मॉडल ये बन गया है कि काम इतना करो, प्रचार इतना करो। देश का सबसे लोकप्रिय नेता आप किसे मानते हैं अब तक का? महात्मा गांधी। सबसे डेमोक्रेटिक लीडर अब तक का कौन है देश का? डेमोक्रेटिक तो बहुत हुए हैं। मोस्ट लिबरल, सबसे उदारवादी, सबसे लोकतांत्रिक, सबकी सुनता हो, जो सबको साथ लेके चलता हो। फिर मैं कहूँगा गांधी जी तो खैर है ही, बिल्कुल एक मिसाल थे गांधी जी तो इससे। और सिर्फ देश का नहीं, गांधी जी को हम छोटा कहते हैं, देश का कह के मैं समझता हूँ दुनिया के सबसे बड़े लोगों में से। वाजपेयी जी भी उस लिस्ट में आएंगे? इस लिहाज से उदार थे, उनकी बातों का मैं विरोध करता था, लेकिन उनमें ये समझ थी कि इस देश को चलाने के लिए सबको साथ लेके सबसे तानाशाही नेता इस देश का आप किसे मानते हैं? कुछ लोग कहते हैं इंदिरा गांधी, कुछ लोग कहते हैं मोदी, और भी कुछ लोग केजरीवाल नाम भी जोड़ देते हैं। इस वक्त मोदी जी उस लिस्ट में सबसे आगे हैं। एक फेज में इंदिरा जी के बारे में भी ये बात कही जा सकती है। अभी अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तब बता सकते हैं। देश की स्थानीय स्तर पे तो कई नेता, चीफ मिनिस्टर्स का बहुत रिकॉर्ड आर्बिट्रेरी। देश की बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी योगेंद्र जी आपके हिसाब से? मैं उम्मीद करता हूं स्वराज इंडिया बनेगी। सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता कौन है देश में? चंद्रशेखर इतना शानदार बोलते थे, और खाली लच्छेबाजी नहीं, एक तो स्कूल स्टाइल की लच्छेबाजी की वो भाषण नहीं, आकर्षक, सुंदर और सब्सटेंशियल। सबसे मेहनती नेता इस देश का आप किसे मानते हैं अब तक का? जैसे मोदी जी 365 दिन मैं बताऊं, इस देश के 80% नेता बहुत मेहनती होते हैं। सबसे भ्रष्ट नेता आप किसे मानते हैं? अब ये तो आप मेरे पे केस चलवाएंगे। पहले ही एक मानहानि के केस से मुक्त हुआ 6 साल बाद। सबसे ईमानदार नेता आपके हिसाब से कौन है इस देश का? जो आज जिंदा है उनमें, फिर मैं आपको कहूँ, इस देश के कम से कम 20-25% नेता बहुत ईमानदार हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तिगत ईमानदारी में जरूर नाम लिया जाना चाहिए, इतना तो उस इंसान को सैल्यूट। सबसे प्रॉमिसिंग नेता आप किसे मानते हैं? युवा नेता जिसका भविष्य ब्राइट लगता हो आपको? बहुत कई हैं, बहुत अच्छा शानदार लोग हैं। कन्हैया कुमार में बहुत प्रॉमिस है। ये उमर खालिद जिसको जेल में डाल के रखा है, बहुत शानदार इंसान है, बहुत देश में नेता सबसे ज्यादा अन्याय किस नेता के साथ हुआ है योगेंद्र जी?
बहुत लोगों के साथ इतिहास अन्याय करता है। कुछ एक दो नाम बताओ, इतने सब लोगों के साथ। मोदी जी कहते हैं सबसे ज्यादा, और बीजेपी कहती है सबसे ज्यादा गाली मोदी जी ने खाई। अरे 2.5 किलो गाली रोज खाते हैं वो। छोड़िए छोड़िए, तो कुछ लोग कहते हैं मनमोहन सिंह के साथ बड़ा अन्याय करते हैं लोग। एक मायने में अन्याय हुआ, लेकिन नहीं ऐसा कोई, देखिए उनको चाहने वाले भी लोग हैं और बाद में उनके साथ काफ़ी कुछ वो हुआ। मतलब केवल प्राइम मिनिस्टर्स का मैं नहीं सोचता, अन्याय की जब मैं बात सोचता हूँ मेरे मन में हमेशा साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता आते हैं जिन्होंने अपना जीवन गला दिया। और ओके, क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल है? उनमें वो सोच है, उनमें एक टेनेसिटी है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्या प्रियंका गांधी पीएम मटेरियल है? उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, टेनेसिटी है, और ज़्यादा उनके बारे में मैं जानता नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल पीएम मटेरियल है? उन्हें ज़्यादा प्रिंसिपल्ड होना सीखना पड़ेगा, इतनी बड़ी, और पूरे देश को थोड़ा जानना समझना पड़ेगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं अमित शाह अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी अमित शाह को पीएम बनाने वाले हैं। क्या अमित शाह में वो क्वालिटी आप देखते हैं? देश का दुर्भाग्य होगा अगर ऐसा होता है तो। क्यों अमित शाह, क्यों दुर्भाग्य बताते हैं आप जानते हैं उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप जानते हैं गुजरात में उन्होंने क्या किया था, आप जानते हैं आज भी वो क्या काम करते हैं। ऐसे लोग, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी में उस तरह के लोग हैं, ऐसे लोग कांग्रेस में भी रहे हैं एक जमाने में। ऐसा व्यक्ति देश का एक नंबर का नेता बने, देश का दुर्भाग्य होगा। ओके, योगी आदित्यनाथ वो पीएम बन सकते हैं? फिर इस देश का दुर्भाग्य होगा। वो बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस तरह की राजनीति देश में आगे आए। देश का अगला पीएम कौन बनने जा रहा है योगेंद्र जी? मेरे को सचमुच इसमें कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी बने? नहीं मतलब कोई मोदी भी जी बने आ रहे तो हैं, नहीं। आएगा तो मोदी ही सब कह रहे हैं। ऐसा लोग कहते हैं। मैं बताऊँ, मेरी दिलचस्पी सिर्फ इसमें है कि क्या ये देश नफरत और झूठ की राजनीति पे स्टैंप लगा देता है। अगर नहीं लगाता फिर जो मर्जी बन जाए, कुर्सियों पे लोग बैठते हैं, उतर जाते हैं, इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। अच्छा, मतलब लग रहा है आपको 1-2 इलेक्शन अभी बीजेपी को हराना मुश्किल है और मोदी जी 29-34? मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि बीजेपी को इस चुनाव में मेजॉरिटी नहीं आ रहा, 272 सीट से नीचे आ रही। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द या पहला वाक्य आपके जहन में आता है। नामों में मुझे दरअसल इंटरेस्ट रहता नहीं है इतना, बड़े क्योंकि नेता मैं केवल व्यक्तिगत सब बड़े नेता हैं। मनमोहन सिंह शरीफ आदमी थे। सरकार उनके व्यक्तित्व की शराफत और ईमानदारी उनकी सरकार में दिखाई नहीं दी। राजीव गांधी काफ़ी फिर स्ट्रेट आदमी थे जो कि गलत लोगों से घिरे। ओके। संजय गांधी जो उनके बारे में मैं उस जमाने में जानता था, उसे सुन के मेरे मन में उनके बारे में अच्छी धारणा कभी नहीं बन पाई। वरुण गांधी मैं उनके बारे में जानता बहुत। मेनका गांधी एनिमल राइट्स के ऊपर अच्छा काम किया है, और कोई अच्छा काम मुझे याद नहीं है। इतनी बार की सांसद है, केंद्रीय मंत्री रही हैं वो। एनिमल अच्छा राइट्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी को तो करना चाहिए इस देश में, वो एक अच्छा काम किया है। ओके, योगेंद्र यादव एक छोटे शहर से आया हुआ साधारण कार्यकर्ता, जिसके लायक है उससे ज़्यादा तारीफ मिली है, उससे ज़्यादा आलोचना भी मिली है। बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ ये चाय वाला इंटरव्यू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।